हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडुटेरिया के 69th बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज से फुल सिलेबस टेस्ट 1 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये टेस्ट हाल ही में 21 मई 2023 को कंडक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इंक्लूडेड इन द न्योलिथिक साइट्स इन बिहार। तो रोहतास का सेनुआर भी इंक्लूडेड है, गया का ताराडीह भी है और सारण का चिरांद भी है। तो इसमें से सभी हैं। सो मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम का बुक लिखा, तो ए का 3 हो जाएगा। टोलेमी ने ज्योग्राफी लिखा, तो बी का 1 हो जाएगा। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा, तो सी का 2 हो जाएगा। अफेनसांग ने CU की लिखा, तो डी का 4 हो जाएगा। यानी 3 1 2 4, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स इज रिलेटेड टू हीनयाना। तो हीनयाना से रिलेटेड जो सेक्ट्स है वो है वैभाषिक तथा सौत्रांतिक। तो सौतांत्रिक है इसमें से। माध्यमिक जो है, माध्यमिक और विज्ञानवाद, ये दोनों जो है महायान से रिलेटेड है। सौतांत्रिक जो है हीनयान से रिलेटेड है। सो राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स इज रिलेटेड टू हीनयाना, तो सौतांत्रिक, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर नेचर वर्शिपर्स, ये सही है। दे बिल्ट ग्रेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ऐसा कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, तो ये गलत होना चाहिए। दे बिलीव्ड इन विच क्राफ्ट, ये सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट बी है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 BC में, महाकश्यप के नेतृत्व में राजगीर में हुआ था। तो वैशाली में नहीं हुआ, पाटलिपुत्रा में भी नहीं हुआ, कुंडलवन में भी नहीं हुआ, राजगीर में हुआ था। तो नॉन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग अग्रहारा। तो इट वाज लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स, ये सही है। और जनरली इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। सो राइट ऑप्शन ए होगा। व्हाट टाइप ऑफ लैंड वाज केप्ट अंडर अप्रहत इन दी गुप्ता पीरियड। तो अप्रहत कहा जाता था अनकल्टिवेटेड वाइल्ड लैंड को, अनकल्टिवेटेड वाइल्ड लैंड को, राइट ऑप्शन सी होगा। लैंड सूटेबल फॉर फार्मिंग को क्षेत्र कहा जाता था। हैबिटेबल लैंड को वस्तु कहा जाता था। द लैंड विच वाज नॉट प्लाउड, उसको खील कहा जाता था। अनकल्टिवेटेड वाइल्ड लैंड को अपरहत, और लैंड सूटेबल फॉर कैटल फीड को गोचर कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर्स विजिटेड बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर नालंदा। द Huansang lived in India till 645 AD. He came to study at the Buddhist University of Nalanda and to take Buddhist texts from India. Itsing came to Nalanda in 670 AD. According to him, Nalanda University was maintained by the revenue of 200 villages. So Huansang and Itsing दोनों मोर देन वन ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर सेकेंड। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। वह सिकंदर के समान ही अपनी विजय पताका को दूर दूर तक फहराना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी, राइट ऑप्शन सी होगा। द फेमस रूलर कृष्णदेव राय वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। तुलुग डायनेस्टी, राइट ऑप्शन सी होगा। Who among the following was the founder of the कादरी सिलसिला। तो कादरी सिलसिला के फाउंडर थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, राइट ऑप्शन ए होगा। इन विच ईयर वाज द दसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय टोडरमल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में 1580 में, राइट ऑप्शन ए होगा। राहत वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन मेडाइवल इंडिया। तो वो था मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड था। राइट ऑप्शन सी होगा। हु वाज द पेशवा ऑफ मराठाज एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत के टाइम में
पेशवा थे बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव राइट ऑप्शन सी होगा। पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का जो समय था वो था 1848 टू 1856। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा, ये सही है। ये कब हुआ था? 1853 में हुआ था। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड, ये 1854 में हुआ था, ये सही है। ए न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज पास्ड, ये भी 1854 में ही पास हुआ था, तो ये सही है। तो इसमें से ये तीनों जो काम जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही हुआ था, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। Who among the following passed the civil services examination for the first time during the British rule? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, आनंद मोहन बोस नहीं, फिरोज शाह मेहता ये भी नहीं, सत्येंद्र नाथ बोस सबसे पहले सिविल सर्विसेज को पास किए थे, तो नन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। Who among the following was the founder of the independent अवध estate? तो सादत खां बुरहान उल मुल्क, सादत खां, राइट ऑप्शन ए होगा। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुमेन वेयर गिवन द राइट टू वोट? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल सेड फॉरेन कैपिटल इज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर इंडियाज नेशनल डेवलपमेंट? लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले कहा था, लॉर्ड कर्जन ने, राइट ऑप्शन सी होगा। और इसके जवाब में दादा भाई नौरोजी कहे थे कि फॉरेन कैपिटल इज ए मीन्स ऑफ प्लंडर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले ए मेजर रोल? खेड़ा सत्याग्रह में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह में भी और वलसाड सत्याग्रह में भी, तो तीनों में, तो मोर देन वन ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हु रोट दी आर्टिकल व्हाई एम आई एन एथिस्ट? तो भगत सिंह ने इसको लिखा, राइट ऑप्शन सी होगा। इन विच ईयर वाज गांधी स्टार्टेड हिज हरिजन यात्रा फ्रॉम वर्धा? तो गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा को स्टार्ट किया था नवंबर 7, 1933 में और 29 जुलाई 1934 तक वे 20,000 किलोमीटर्स की यात्रा कर चुके थे, राइट ऑप्शन बी होगा। फ्लड कमीशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये था लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड था, फ्रॉम लैंड रिवेन्यू। इसने रिकमेंड किया था कि रिवेन्यू रेट को हाफ से 1/3 कर देने के लिए रिकमेंड किया था, और इसी के रिकमेंडेशन के बाद में 1946 में बंगाल में तेभागा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस प्रिपेयर्ड? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 23rd सेशन 1908 में मद्रास में हुआ था और उसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस, और उसी में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया था। सो मद्रास 1908, राइट ऑप्शन सी होगा। इन विच ईयर वाज द लैंड होल्डर सोसाइटी फॉर्म्ड? तो लैंड होल्डर सोसाइटी फॉर्म हुआ था कलकत्ता में 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, 1838 में, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन फ्रॉम 12 नवंबर 1930 टू 19 जनवरी 1931? दलित की तरफ से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे, ये सही है। बिजनेस क्लास की तरफ से होमी मोदी शामिल हुए थे, ये सही है। सिक्स की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह शामिल हुए थे, ये भी सही है। तो इनमें से तीनों करेक्टली मैच्ड है, हमें चूज करना है नॉट करेक्टली मैच्ड, तो नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट? तो अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इन्होंने अहमदिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था क्रिश्चियन मिशनरियों के इन्फ्लुएंस से इस्लाम को बचाने के लिए, सो राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन टेक्स्ट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सर विलियम जोन्स? तो इन्होंने ट्रांसलेट किया था अभिज्ञान शकुंतलम को कब?
1789 में, राइट ऑप्शन डी होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्लाह खान वेयर सेंटेंस टू डेथ अंडर विच कंस्पिरेसी केस? तो उनको हैंग किया गया था काकोरी कंस्पिरेसी केस में, काकोरी कंस्पिरेसी केस, सो राइट ऑप्शन ए होगा। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज वंदे मातरम यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द फर्स्ट टाइम? तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में वंदे मातरम का एक्सटेंसिवली सबसे पहली बार यूज किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। विच यूरोपियन कंपनी वाज द लास्ट टू अराइव इन इंडिया? तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद में ब्रिटिश, उसके बाद में डेनिश, उसके बाद में फ्रेंच और सबसे लास्ट में स्वीडिश आए थे, सबसे लास्ट में तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट ऑप्शन ए होगा। विच लेटर मुगल रूलर एबोलिश द जजिया टैक्स इम्पोज्ड बाई औरंगजेब? तो बहादुर शाह फर्स्ट, राइट ऑप्शन सी होगा। इन विच ईयर डिड द इंडिगो पीजेंट रिवोल्ट टेक प्लेस? तो इंडिगो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 1859 टू 60 एडी में, 1859-60 एडी में, राइट ऑप्शन बी होगा। कहाँ पे हुआ था? बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास के लीडरशिप में। फ्रॉम विच प्लेस डिड द रॉयल नेवी रिबेलियन स्टार्ट ऑन 18 फरवरी 1946? तो रॉयल नेवी रिबेलियन स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से, बॉम्बे के नवल ट्रेनिंग शिप HMIS तलवार से, तो बॉम्बे राइट ऑप्शन सी होगा। हु रोट द बुक द इंडियन मुसलमान्स? तो द इंडियन मुसलमान को लिखा था विलियम हंटर ने 1870 में, विलियम हंटर, इसमें से कोई भी नहीं होगा, विलियम हंटर राइट ऑप्शन डी होगा। Consider the following statements related to Election Commission of India. Election in our country are conducted by an independent and autonomous election commission. ये सही है। The chief election commissioner is appointed by the president of India, यहाँ तक तो सही है। And the election commissioner is accountable to the government. Accountable to the government, अकाउंटेबल नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते हैं, तो ये यहाँ से ये गलत है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू? तो स्टेटमेंट 1 ही ट्रू है, ओनली 1, राइट ऑप्शन ए होगा। कंसिडर द फॉल्स स्टेटमेंट व्हाइल कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिजोरम एंड नागालैंड हैव इक्वल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, ये सही है। लोकसभा सीट्स आर इक्वल इन ऑल यूनियन टेरिटरी, नहीं। जैसे कि दिल्ली में 7 सीट है, जम्मू एंड कश्मीर में 5, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में 2, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लद्दाख, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप में यहाँ पे 1-1 सीटें हैं, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, ये सही है। तो कंसिडर द फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स स्टेटमेंट बी है, राइट ऑप्शन बी होगा। The fundamental duty to protect and preserve the sovereignty, unity and integrity of India is placed on which order in fundamental duty list? तो fundamental duty के लिस्ट में 3rd पोजीशन पे है, राइट ऑप्शन सी होगा। Which writ will be issued by the court to present an arrested person before the court? तो वो है habeas corpus, habeas corpus, मैंडेमस नहीं, को वारंटो भी नहीं, सर्चियोररी भी नहीं, none of the above, right option D होगा। Consider the following statements related to fundamental rights. According to Article 17 of the Constitution, no Dalits can be prevented from entering a temple, offering prayers and using public facilities. ये सही है। Dalit can resort to Article 15 if the principle of equality is violated. ये भी सही है। Which of the above statements is are true? तो दोनों ही हैं, right option C होगा। Members of the Rajya Sabha are elected to the Indian Parliament directly by the public, नहीं, indirect election होता है। By the elected member of the Lok Sabha of the state, नहीं। By the elected member of the Legislative Assembly of the state, ये सही है, right option C होगा। Which of the following constitutional amendments is not related to the language of the 8th schedule? तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की यदि बात किया जाए तो इसके थ्रू 8th शेड्यूल में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 1967 में, इसके थ्रू। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये है 1971, ये
प्रिवी पर्स के एबोलिशन से रिलेटेड है। प्रिवी पर्स के इंडियन प्रिंसली एस्टेट्स के प्रिवी पर्स के एबोलिशन से रिलेटेड है। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली इन 3 लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था। तो ये भी रिलेटेड है, ये दोनों रिलेटेड है। इसके अलावा एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था। तो ये दोनों 8 शेड्यूल में ऐड किए गए लैंग्वेज से रिलेटेड है, लेकिन 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 8 शेड्यूल में ऐड किए गए लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है प्रिंसली एस्टेट्स के इंडियन रूलर्स के प्रिवी पर्स के एबोलिशन से रिलेटेड है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। द प्रपोजल टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट ब्राउट बाई क्रिप्स मिशन के द्वारा सबसे पहले। राइट ऑप्शन बी होगा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट हु वेयर ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। तो बीबी गिरी प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। आर वेंकट रमन भी वाइस प्रेसिडेंट थे। शंकर दयाल शर्मा भी वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा के आर नारायणन भी थे। बीबी गिरी तो थे ही, बी डी जट्टी भी थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। तो मोर देन वन ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था फॉरेन टूर से रिलेटेड, ये सही है। पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया राइट टू प्राइवेसी से, ये सही है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित है, ये भी सही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो सभी करेक्टली मैच्ड हैं, तो नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो सवाना ईस्ट अफ्रीका का एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। कंपास ये ब्राज़ील का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। लानोस ये वेनेजुएला का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो तीनों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ वाटर। 1000 ग्राम ऑफ वाटर में जो सॉल्ट का अमाउंट प्रेजेंट रहता है वो सैलिनिटी कहलाता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ से बी होगा। विच इज़ द सेकंड मेजर वाटर सोर्स आफ्टर ओशियन वाटर ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। तो जो अर्थ पे वाटर अवेलेबल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीक़ा से है। ओशियन में 97.3%, आइस कैप या ग्लेशियर पे 2%, यानी सेकंड पे आइस कैप या फिर ग्लेशियर है। ग्राउंड वाटर के रूप में है 0.68%, फ्रेश वाटर ऑफ लेक्स है 0.009%, टेरेस्ट्रियल सीज एंड सेलाइन लेक्स में है 0.009%, एटमॉस्फेयर में है 0.0019% एंड रिवर्स में है 0.0001%। तो फर्स्ट पे तो है ओशियन में 97.3%, सेकेंड पे है आइस कैप या फिर ग्लेशियर में 2%। तो ग्लेशियर्स या फिर आइस कैप, राइट ऑप्शन ए होगा। द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस रिप्रेजेंट्स द विच फिनोमिना। तो यदि इसको हम देखें तो सोलर रेडिएशन जो आएगा तो मून बीच में है, सन एंड अर्थ के बीच में है, तो सोलर रेडिएशन जो भी आएगा अर्थ तक, ये वाला सोलर रेडिएशन जो है अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये वाला सन का जो ये वाला पोर्शन है नहीं दिखाई देगा, तो इसको सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स कहेंगे, राइट ऑप्शन ए होगा। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन चेंज, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, ये तीनों ही हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पैटागोनिया का डेजर्ट जो है ये अर्जेंटीना में है, ये सही है। आटाकामा डेजर्ट उज्बेकिस्तान में नहीं है। आटाकामा नॉर्दर्न चिले में है, तो ये गलत है। काराकुम जो है सोमालिया में नहीं है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, तो ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो ए है, राइट ऑप्शन ए। इफ द टाइम एट 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज 2 PM, व्हाट इज़ द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, 60 डिग्री का है।
और हम जानते हैं कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आने से टाइम में जो डिफरेंस आता है वो 4 मिनट का आता है। तो 60 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस आने से 4 × 60 यानी 240 मिनट होगा। 240 मिनट। इसको आवर में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आवर्स आएगा। 4 आवर्स इसका मतलब है। और चूँकि ईस्ट में है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमें निकालना है, तो यदि 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे दोपहर का 2 बज रहा है, 2 PM है, तो इस 2 में 4 ऐड कर देंगे तो 6 PM होगा 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। 6 PM राइट ऑप्शन सी होगा। वेयर इज़ द लेब्राडोर करेंट लोकेटेड? तो लेब्राडोर करेंट जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की एक कोल्ड करेंट है और ये लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड के बीच में। राइट ऑप्शन सी होगा। इन विच स्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू मेट्रोइड्स इंटरिंग फ्रॉम स्पेस बर्न व्हेन दे इंटर दिस? तो मेट्रोइड्स जो है मीजो स्फीयर में आकर के जल जाते हैं, जल करके खाक हो जाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। वेयर इज़ द कोरल सी लोकेटेड? इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन ए होगा। According to the Bihar Economic Survey 2022-23, what was the growth rate of gross state domestic product यानी GSDP of Bihar at constant prices in 2021-22? तो constant prices पे 11% रहा था और current prices पे 15%। राइट ऑप्शन सी होगा। According to the Bihar Economic Survey 2022-23, what is the rate of urbanization in the state at present? तो present में state में urbanization का rate हो गया है 16.21%, पहले था 15.3%। सो राइट ऑप्शन सी होगा। The fiscal deficit for the financial year 2023-24 is estimated to be what percent of Bihar's GSDP? तो 2.98% रहने वाला है फिजिकल डेफिसिट बिहार के GSDP का। पहले था, पिछले साल था, लास्ट ईयर था 3.47, तो 2.98 राइट ऑप्शन बी होगा। अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 2023-24, व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार? तो 15.24%। राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 प्रायोरिटीज ऑफ द डिटरमाइंड डेवलपमेंट नेम्ड सप्तर्षि इन द यूनियन बजट 2023-24? तो जो सप्तर्षि है यूनियन बजट में, उसमें अनलीशिंग दी पोटेंशियल ये है, ग्रीन ग्रोथ ये भी है, फाइनेंशियल सेक्टर ये भी है। इनफैक्ट जो 7 है उसमें से इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलॉकिंग द पोटेंशियल, 5th पे है ग्रीन ग्रोथ, 6th पे है यूथ पावर, 7th पे है फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये 7 हैं, तो इनमें से तीनों हैं, तो नन ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव फॉलन ड्रास्टिकली ड्यूरिंग 2022। अकॉर्डिंग टू द RBI डाटा, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022? तो $562 बिलियन रहा। राइट ऑप्शन ए होगा। In December 2022, under the National Food Security Act, the central government announced to provide the food grains to about 81 crore population for 1 year. Right option B होगा। भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भंडारी कमेटी का गठन किया गया था 1994-95 में जो रूरल बैंक्स हैं उनमें सुधार लाने के लिए, रूरल बैंक में सुधार लाने के लिए। तो इसमें से नन ऑफ दी अबव होगा। राइट ऑप्शन डी। हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्म दी रोलिंग प्लान? तो रोलिंग प्लान को जनता पार्टी की गवर्नमेंट लाई थी 1978-80 के बीच में, और इस कंसेप्ट को लिया गया था गुरनाल मिर्डल के बुक द एशियन ड्रामा से। तो गुरनाल मिर्डल होगा इसमें से, तो नन ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। Who was the chairman of the National Planning Committee constituted by the Indian National Congress in the year 1938? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट ऑप्शन सी होगा। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय? तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। द बैक्टीरिया दैट पार्टिसिपेट इन डीनाइट्रिफिकेशन इज? तो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है जो सॉइल में नाइट्राइट या अमोनिया, सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना, ये होता है डीनाइट्रिफिकेशन।
तो डीनाइट्रिफिकेशन किया जाता है थायोबैसिलस के द्वारा और माइक्रोबैसिलस, इन दोनों ही के द्वारा किया जाता है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी होगा। स्नेल्स, सेल्स, ऑयस्टर्स, कटल फिश, ऑक्टोपस आर दी ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, तो वह है मोलस्का के, राइट ऑप्शन बी होगा। पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल इन, प्लास्टिड में प्रेजेंट रहते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कंसिस्ट्स ओनली स्टामेन, नहीं। ओनली कार्पेल, नहीं। बोथ स्टामेन एंड कार्पेल, राइट ऑप्शन सी होगा। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही पाया जाता है। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल्स हो गया और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन हो गया, ये दोनों ही प्रेजेंट रहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज इज कॉल्ड ब्लड शुगर, ये सही है। वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ डाइसेक्राइड्स इज पॉसिबल। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो इसमें से जो मोनोसेक्राइड्स होता है जिसमें एक ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होता है एक ही, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोसेक्राइड्स कैन बी कैरीड आउट, ये पॉसिबल नहीं है। तो 4 तो यहाँ से कट गया और बाकी बचे जो मोनोसेक्राइड्स का तो पॉसिबल नहीं है हाइड्रोलिसिस, लेकिन डाइसेक्राइड्स जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। इसके अलावा जो पॉलीसेक्राइड्स जिसमें मोर देन 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी मोर देन 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिल करके बनने वाला जो पॉलीसेक्राइड्स है उसका भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। तो वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ डाइसेक्राइड्स इज पॉसिबल, ये सही है। पॉलीसेक्राइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी सही है। तो 1 2 3, ये 1 2 3 तो राइट ऑप्शन सी होगा। द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ पैरालिसिस इन द ह्यूमन बॉडी। तो पोटेशियम की कमी से इंसान पैरालाइज्ड हो सकता है, तो पोटेशियम हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73, विच सब्सटेंसेस आर सीक्रेटेड फ्रॉम द गामा सेल्स प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के अल्फा सेल से ग्लूकाजोन निकलता है, सीक्रेट होता है यानी स्त्रावित होता है। इंसुलिन बीटा सेल से, और पॉलीपेप्टाइड जो है वो गामा सेल से निकलता है, स्त्रावित होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, पॉलीपेप्टाइड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी यूरिया इज प्रोड्यूस्ड। तो यूरिया लीवर में बनता है और फिल्टर कर दिया जाता है किडनी के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सा कॉज होता है? मलेरिया तो प्रोटोजोआ से ही होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। और स्लीपिंग सिकनेस भी प्रोटोजोआ से ही होता है, ट्राइपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। ये 9th क्लास के जो डिजीज वाला जो चैप्टर है लास्ट में, आई थिंक सेकेंड लास्ट है या सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। स्लीपिंग सिकनेस ये भी प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो है वायरस से होता है, यानी वायरल डिजीज है। तो ए एंड बी इसमें से सही है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी। एट व्हाट प्रेशर द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज ऑब्टेन्ड। तो जिस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तीनों ही स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम में होते हैं, सब्सटेंस के तीनों ही स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। तो ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो 611.65 पास्कल होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ 9.467 इंटू 10⁻15। तो जब हम 10 टू दी पावर में लिखते हैं तो 10 का जो पावर बनता है वो होता है रेंज यानी कोटि, तो 15 होगा, राइट ऑप्शन सी। ऑन व्हाट फोर्स डज द मशीन वर्क दैट मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से बटर को निकालने के लिए या दही से घी को फिर निकालने के लिए क्या किया जाता है? उसको सर्कुलेट करवाया जाता है। सर्कुलेट करवाने से क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है? सर्कुलर पाथ के सेंटर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। जब ऑब्जर्वर खूब
खुद जब ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको स्यूडो फोर्स कहा जाता है। जब दही से घी निकालते वक्त यानी या फिर दूध से मक्खन निकालते वक्त, बटर निकालते वक्त उसको जब सर्कुलेट करवाया जाता है तो सर्कुलेट करवाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और उसके सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में यानी उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लगने की वजह से दूध से बटर अलग हो जाता है एंड कर्ड यानी दही से घी जो है अलग हो जाता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट ऑप्शन बी होगा। अंडर व्हाट कंडीशंस द वैल्यू ऑफ वर्क कैन बी जीरो? तो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, वर्क डन का जो फार्मूला होता है एफ डॉट डी एस होता है, एफ डॉट डी एस या एफ डॉट एस कह दीजिए। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, या इसको यदि हम लिख दें एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए जब एफ इज इक्वल टू जीरो होगा तो डब्ल्यू जीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट यानी एस जीरो हो तो भी डब्ल्यू जीरो होगा, और जब कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए यानी थीटा 90 डिग्री हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा। यानी तीन केसेस हैं, जब एफ जीरो हो जाए, एस जीरो हो जाए और कॉस थीटा जीरो हो जाए यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। तीन कंडीशंस बन रहे हैं जिसमें कि वर्क डन जीरो होगा। तब व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, बिल्कुल इस केस में वर्क डन जीरो होगा। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बिल्कुल इस केस में भी वर्क डन जीरो होगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी सही है। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में भी वर्क डन जीरो होगा। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर ऑन द अर्थ्स इक्वेटर, मोर एट द पोल्स, मिनिमम एट द पोल्स, नन ऑफ द अबव। देखते हैं, देखिए अर्थ जब रोटेट कर रही होती है तो रोटेट करने की वजह से एक बार के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी के वैल्यू पे अपना इफेक्ट डालता है। यानी जी का वैल्यू अर्थ के रोटेशन की वजह से भी अर्थ के रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। यदि रोटेशनल स्पीड चेंज हो तो जी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके सेंटर से बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जी का जो फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11, एम जो है मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg और आर रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। इसमें एम से मल्टीप्लाई कर दें तो एम जी वेट होता है और यहाँ पर भी मास आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा यानी जी एम एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट का वेट। वेट क्या होता है? जितने फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है उसी को उसका वेट कहा जाता है। तो वेट रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए अर्थ चपटी है कहाँ पे? पोल पे। तो पोल पे रेडियस का वैल्यू कम होगा, तो जहाँ पे रेडियस का वैल्यू कम होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, या यूँ कहें कि वेट ज़्यादा होगा। तो पोल पे वेट ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा। तो मोर ऑन दी अर्थ इक्वेटर नहीं, मोर एट दी पोल्स, राइट ऑप्शन बी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। बिल्कुल, गेज प्रेशर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में कितना प्रेशर ज़्यादा है या कितना प्रेशर कम है। तो ये सही है। यदि प्रेशर ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव होगा यानी गेज प्रेशर पॉजिटिव होगा, और प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो गेज प्रेशर का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो दी वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, टू गलत है। द प्रेशर मेजर्ड रिलेटिव टू द प्रेशर ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। बिल्कुल ये भी सही है। तो दो गलत है तो टू गलत हो जाएगा, तो ए गलत, बी गलत, सी 1 and 3 ओनली, राइट ऑप्शन सी होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव इज, तो देखिए जो ह्यूमन का नॉर्मल हियरिंग रेंज होता है 20 हर्ज से लेकर के 20 किलो हर्ज तक होता है, 20 किलो हर्ज यानी 20,000 हर्ज तक होता है। 20 हर्ज से लेस वाली फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है इंफ्रासोनिक। 20 किलो हर्ज से
ग्रेटर वाली फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ओवर 20,000। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज स्पेसिफिक हीट। तो देखिए हीट एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज का वैल्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है या क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ से एस का वैल्यू यदि हम निकालें तो डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी आता है, एम डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर है। डेल्टा क्यू क्या है? हीट। और एम क्या है? मास है। तो हीट को किस में हम मेजर करेंगे? एसआई यूनिट में जूल, जूल बाई के जी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो जूल पर के जी पर केल्विन हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, जूल पर के जी पर केल्विन। राइट ऑप्शन ए होगा। इन द डिस्पर्सन ऑफ लाइट द रेंज ऑफ रेड कलर इज। तो रेड कलर का रेंज देखिए, जो विजिबल जो कलर्स होते हैं उनका वेवलेंथ कहाँ से ले सकते हैं हम? 400 नैनोमीटर से, 400 नैनोमीटर से ले करके हम ले सकते हैं कितना? 750 ले लीजिए या 700 ले लीजिए या 780 ले लीजिए, 780 ही ले लीजिए। मान लीजिए 780 ले लेते हैं, 780 नैनोमीटर यानी 780 100 एंगस्ट्रम तक। तो ये हो जाएगा आपको 4000 एंगस्ट्रम से ले करके 7800 एंगस्ट्रम तक होगा विजुअल कलर का के वेवलेंथ का रेंज। तो जो रेड कलर होगा इसी 750 नैनोमीटर यानी 780 नैनोमीटर यानी 7800 एंगस्ट्रम के आसपास क्या होगा ना? तो 6200 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में इसी में आना चाहिए रेंज। ये यहाँ तो होगा नहीं, ए में जो ऑप्शन दिया गया है, बी में जो है इसमें तो होगा नहीं, सी में है 6200 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में। राइट ऑप्शन सी होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलवाई यूज इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में जिस एलवाई का यूज किया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। रेसिस्टेंस हाई होने से मान लीजिए यहाँ पे फ्यूज लगाया गया है, फ्यूज का जो ये पतला सा वायर है लगाया गया है, तो इसमें यदि सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो I² से हीट जनरेट होगा यहाँ पे। तो हीट जो जनरेट होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यदि कम है, रेसिस्टेंस हाई होने से हाई हीट जनरेट होगा, हाई हीट जनरेट होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट यदि कम है तो कम ही टेम्परेचर पे यानी जो हीट जनरेट हुआ उससे उसके मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर मिल जाएगा और वो मेल्ट कर जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा और घर में जो भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो लगे हुए हैं वो बच जाएंगे, जलेंगे नहीं। तो इसके लिए जो एलवाई यूज किया जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम एंड रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किसने प्रोपाउंड किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने। राइट ऑप्शन ए होगा। जोसेफ प्राउस्ट ने कहा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को इन्होंने दिया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है? ये कहता है कि जैसे कि मान लीजिए हम वाटर ले लेते हैं, तो वाटर में इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 16 होगा और हाइड्रोजन का 2 होगा। 18 ग्राम यदि हम ले लें, 18 ग्राम ले लें तो इसमें 2 ग्राम जो होगा हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो इसका रेशियो कितना होगा? 2/16। 2/16 का मतलब क्या हुआ? 1/8 यानी 1:8 होगा। मतलब ये रहा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है यहाँ पे 1:8 होगा। और इस वाटर को कहीं से भी लिया जाए यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइंड होकर के वाटर बनाएंगे तो हमेशा उनके मास का रेशियो 1:8 ही होगा। यही कारण है कि कहीं से भी हम रिवर वाटर ले लें या फिर सी का वाटर ले लें या किसी नाली का वाटर ले लें, डिस्टिल वाटर ले लें, रेन वाटर ले लें, कहीं का भी वाटर लें, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 ही रहता है हमेशा। मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डेफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइंड होकर के ही वाटर बनाते हैं। तो जोसेफ प्राउस्ट ने ये कहा था। राइट ऑप्शन ए होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी। कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होता है उसको पिंक हाइड्रोजन कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट यानी सब कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड। तो जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट भी हो, कोवैलेंट भी हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड इनमें से किस में पाया जाता है। तो यदि हम देखें अमोनियम क्लोराइड की बात करें हम, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड NH4+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बनने से, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड बना है वो होता है कौन सा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो NH4+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसमें है अमोनियम क्लोराइड में। उसी तरीक़ा से अमोनियम ब्रोमाइड में यानी NH4Br में भी वही हाल है, NH4+ और Br- में, तो इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट तो है। इसके अलावा जो अमोनिया है, अमोनिया इसमें 3 हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, तीनों हाइड्रोजन। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी है, अमोनिया हो, अमोनियम क्लोराइड हो या अमोनियम ब्रोमाइड हो, कोवैलेंट बॉन्ड तो है। इसके अलावा जो अमोनिया है इसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो दूसरा H+ आता है उसको ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाता है। तो जब कोई एक ही एटम कोई किसी एक बॉन्ड बनाने में दोनों ही इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। तो अमोनिया एंड H+ के बीच में जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो तीनों ही बॉन्ड हो गए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड हो गए एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों ही बॉन्ड हैं किसमें, अमोनियम क्लोराइड में है। उसी तरीक़ा से अमोनियम ब्रोमाइड में है, कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्मेंटेशन है क्या, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज, ईस्ट के प्रेजेंस में, ईस्ट क्या करता है, इसका फर्मेंटेशन कर देता है, ईस्ट जो है इसका फर्मेंटेशन कर देता है, और ये जो ग्लूकोज है ये बदल जाता है C2H5OH यानी इथाइल एल्कोहल में। अब प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, CO2 रिलीज होती है यहाँ से, CO2 यानी C2H5OH यानी इथाइल एल्कोहल यानी इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बनती है। इसको फर्मेंटेशन कहा जाता है, ईस्ट के प्रेजेंस में ये हो रहा है। तो ये यूज हो सकता है, इससे तो इथाइल एल्कोहल शराब है ही, लीकर बनाने में, ब्रेड वगैरह ही बनाने में ही होता है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। ब्रेड बनाने में कैसे यूज होता है, जैसे फर्मेंटेशन के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से उसमें बुलबुले फूलता है, बुलबुले जो निकलते हैं फूलता है, इसलिए ब्रेड वगैरह में भी इसका यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेचुरल सोर्स एंड एसिड इज करेक्टली मैच्ड। योगर्ट हो गया या फिर सावर मिल्क हो गया, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड नहीं पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, ये तो गलत है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाएगा आंवला में, पपाया में, इन सब में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में क्या एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता। ऑरेंज हो गया या फिर लेमन हो गया, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड में किस में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगार में पाया जाता है, CH3COOH में। तो ये भी गलत है। टोमेटो, स्पाइनक, इसमें क्या ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो ये सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। व्हाट डू एसिड्स लिबरेट व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो जो एसिड है उसको, एसिड जो है सॉल्यूशन के फेज में H+ आयन प्रोवाइड करता है, H+ आयन, या यूँ कहे कि हाइड्रोनियम आयन। जैसे HCl हो गया, HCl प्लस H2O, ये क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, H3O+ यानी H+ दिया और प्लस Cl- दिया, तो H+ आयन लिबरेट होता है वहाँ से, राइट ऑप्शन बी होगा, सी होगा। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो देखिए सोडा आ रहा है, सोडा मतलब सोडियम से आ रहा है, तो NaOH होगा इसका फार्मूला, राइट ऑप्शन बी होगा। यही वहीं यदि यहाँ पे कॉस्टिक पोटास होता, कॉस्टिक पोटास, तो पोटास मतलब पोटेशियम से आता, तो KOH हो जाता, KOH जो है पोटेशियम, कॉस्टिक पोटास है। मिलेराइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिलेराइट जो है निकिल का ओर है, निकिल का, राइट ऑप्शन ए होगा। मैग्नीज का ओर कौन कौन सा होता है,
पायरोलूसाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है मैग्नीज का ओर, और मैग्नीशियम का ओर कौन कौन सा होता है, मैग्नेसाइट होता है, डोलोमाइट होता है, कार्नालाइट होता है, ये मैग्नीशियम का ओर। सो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द अल्फा पार्टिकल आर रेस्पेक्टिवली। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का ये फॉर्मूला होता है 4, यहाँ लिखिए 2। तो हीलियम में से जब दोनों इलेक्ट्रॉन को, उसका ऑर्बिट से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, हीलियम यानी हीलियम प्लस प्लस, या यूँ कहो कि 2+, हीलियम 2+ को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया तो इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स बचे। न्यूक्लियॉन्स में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन 2 होंगे और न्यूट्रॉन भी 2 होंगे। राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लॉर्ड शिवा स्टेच्यू विश्वास्वरूपम हैज बीन अनवेल्ड। तो राजस्थान में। राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय CBI अगेंस्ट साइबर क्राइम इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल क्राइम्स। ऑपरेशन चक्र। राइट ऑप्शन सी होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर्ड मोढेरा विलेज लोकेटेड इन विच स्टेट एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। गुजरात में। राइट ऑप्शन ए होगा। इन अक्टूबर 2022 द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 4 मेंबर्स टू द राज्यसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो 4 जो मेंबर्स नॉमिनेट हुए थे प्रेसिडेंट के द्वारा, उनमें शामिल रहे PT उषा स्पोर्ट्स से, और इलैया राजा म्यूजिक से, और वीरेंद्र हेगड़े सोशल वर्क से, और KV विजेंद्र प्रसाद फिल्म डायरेक्टर होने की वजह से। तो इसमें से वीरेंद्र हेगड़े ये हैं, KV विजेंद्र प्रसाद ये भी हैं, मिस्टर कपिल कपूर नहीं है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप। तेलंगाना में। राइट ऑप्शन डी होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हैज बीन ओपनड। तो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हैज बीन ओपनड इन ताशीगंग, हिमाचल प्रदेश में। तो नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन डी होगा। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म रिसेंटली। तो कर्नाटका के हुबली में। राइट ऑप्शन बी होगा। रिसेंटली आम आदमी पार्टी वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। इन विच स्टेट दिस पार्टी हैज गॉट द स्टेटस ऑफ स्टेट पार्टी। तो स्टेट पार्टी का दर्जा उसको मिला हुआ है, दिल्ली में तो है ही, पंजाब में है। तो दिल्ली एंड पंजाब दोनों में, दिल्ली एंड पंजाब। राइट ऑप्शन डी होगा। इन विच स्टेट मिशन 929 वाज लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू अचीव मोर देन 90% वोटिंग परसेंटेज। त्रिपुरा में। राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिपब्लिक डे परेड 2023। द बेस्ट टेब्लो अवार्ड वाज गिवन टू द टेब्लो ऑफ उत्तर प्रदेश, नहीं उत्तराखंड के। तो ये गलत है। न्यूली अपॉइंटेड अग्निवीर बिकेम पार्ट ऑफ द परेड फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम द परेड NCC टेब्लो वाज presented. The tableau of narcotics control bureau was presented for the first time. तो इसमें से मोर देन वन गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। इंडिया प्लान्स टू लॉन्च मीरा ग्लोबल इनिशिएटिव टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच क्रॉप ड्यूरिंग इट्स चेयरमैनशिप ऑफ G20 मिलेट्स। राइट ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज द नेम गिवन टू द फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन डेवलप्ड बाय द इंडिया। स्काई हॉक। राइट ऑप्शन बी होगा। In December 2022, which country launched its first lunar rover राशिद। UAE ने लॉन्च किया था। सऊदी अरब नहीं, इजराइल भी नहीं, इराक भी नहीं, UAE। राइट ऑप्शन डी होगा। इन विच कंट्री द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन February 2023। फिजी में ऑर्गेनाइज हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा।
Which rescue campaign was started by the government of India after the Turkish Syria earthquake? ऑपरेशन दोस्त, राइट ऑप्शन सी होगा. Which of the following statement is not correct regarding the G20 summit 2023? India took over the presidency of G20 from the 1st January 2023. 1 जनवरी 2023 से नहीं, 1 दिसंबर 2022 से, तो ये गलत है. दिस कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, ये सही है. द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये सही है. तो इसमें से गलत कौन सा है? ए गलत है, सो राइट ऑप्शन ए होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन? स्विट्ज़रलैंड. स्विट्ज़रलैंड जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर, जिसमें से 100 कोचेज रहे, राइट ऑप्शन ए होगा. इन विच कंट्री द मीटिंग ऑफ द एंटी टेररिज्म कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाज हेल्ड इन अक्टूबर 2022? इंडिया में, राइट ऑप्शन बी होगा. इन द बजट 2023-24 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द प्रमोशन ऑफ विच सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विथ द एम ऑफ मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स कोर्स सीरियल्स. इंडियन मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद को, राइट ऑप्शन ए होगा. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया व्हाट परसेंट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट हैज़ बीन एस्टिमेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? 6.4%, राइट ऑप्शन बी होगा. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया विच आर द टॉप 3 कंट्रीज फॉर FDI इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम द अप्रैल टू सितंबर 2022? तो सबसे इस अप्रैल से लेकर के सितंबर के दौरान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया सिंगापुर से आया. सेकेंड स्थान पे रहा मॉरिशस और थर्ड पे रहा UAE. तो सिंगापुर, मॉरिशस, UAE, राइट ऑप्शन ए होगा. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 फॉर हिंदी लैंग्वेज? तो हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इसमें से बद्री नारायण को उनका पोइट्री कलेक्शन तुमाडी के शब्द के लिए, तो राइट ऑप्शन बी होगा. और अनुराधा रॉय को मिला इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, उनके नोवेल ऑल दी लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए, तो इसमें से बी ऑप्शन सही है. इसके अलावा मैथिली लैंग्वेज के लिए मिला अजीत आज़ाद को उनके पोएम पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए. वेयर वाज द 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2023? भोपाल में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, राइट ऑप्शन सी होगा. विच कंट्री वोन द टाइटल ऑफ द अंडर-19 वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया ने इंग्लैंड को डिफीट करके, राइट ऑप्शन सी होगा. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स एजुकेशन अवार्ड स्कीम? उड़ीसा गवर्नमेंट ने, राइट ऑप्शन ए होगा. Who among the following has been appointed as the president of the World Bank in May 2023? तो वो हैं अजय बंगा, राइट ऑप्शन बी होगा. मनप्रीत मोनिका सिंह फर्स्ट फीमेल सिख जज इन अमेरिका, ये अपॉइंट हुई है फर्स्ट फीमेल सिख जज इन अमेरिका. और डीना बोलोटे ये पेरूज की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी हैं. Which statement is true regarding the Human Development Index 2021-22 released in September 2022? Switzerland got the top position in this index. ये सही है, स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पे आया. India's rank was 129 in Human Development Index 2020. 2020 में 129 नहीं था, 131 रैंक था, 131. While India got 132nd rank in SDI. तो ये तो सही है, 132nd रैंक SDI 21-22 में मिला, लेकिन 2020 में 129 नहीं 131 था रैंक. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट ऑप्शन ए होगा. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द 36th नेशनल गेम्स 2022? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात, ये सही है. कब तक? 29 सितंबर टू 12 अक्टूबर के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये सही है. इट्स
मस्कट वाज सावज एन एशियाटिक लैंड, ये भी सही है। दी 37th नेशनल गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश। दी 37th नेशनल गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में तो नहीं, गोवा में, तो ये गलत है, तो नॉट करेक्ट, तो यही करेक्ट नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2022-23 was presented by Finance Minister Vijay Kumar Chaudhary in the Bihar Legislative Assembly. Which statement is true regarding it? This is the 17th economic survey of Bihar. ये सही है। In the financial year 2021-22, the rate of economic growth in the Bihar was 10.98%. ये भी सही है। बिहार रैंक्स थर्ड इन द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सही है, तो मोर देन वन, राइट ऑप्शन डी होगा। द स्टेट बजट फॉर द ईयर 2023-24 वाज प्रेजेंटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट विथ ए टोटल एस्टीमेट ऑफ अबाउट रुपीज़, तो वो रहा 2,62,085 करोड़, यानी 2.62 लाख करोड़, राइट ऑप्शन ए होगा। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो मोहम्मद यूनुस, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार का प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का राजनीतिक स्वायत्तता के आश्वासन नहीं मिलने पर कैबिनेट के गठन से इनकार कर दिया गया और तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का दायित्व सौंपा था। इस तरह से हम देखें तो 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। यहाँ पे स्वतंत्र बिहार नहीं दिया गया है, इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं दिया गया है। Which is not correct regarding Bihar legislature? The total number of reserved seats in the legislative assembly is 40, ये सही है। 38 सीट्स जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है, तो टोटल रिजर्व सीट जो है वो 40 है, तो ये सही है। द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6, बिल्कुल ये भी सही है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 343, नहीं 243 है, तो ये गलत है, सी गलत है। तो विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बिहार लेजिस्लेचर, तो करेक्ट नहीं है सी, सो राइट ऑप्शन सी होगा। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विथ द रेस्पेक्ट टू बिहार पंचायती राज सिस्टम, रिप्रेजेंटेटिव मेथड ऑफ इलेक्शन। मुखिया का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, ये सही है। सरपंच का इलेक्शन भी डायरेक्ट होता है, ये भी सही है। प्रमुख या फिर उप प्रमुख हो, प्रमुख का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, नहीं। प्रमुख हो या उप प्रमुख हो, इसका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। पंचायत समिति के मेंबर्स इनको चुनते हैं वोटिंग के द्वारा, तो इस तरीक़े से हम देखें तो प्रमुख या फिर उप प्रमुख का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, तो राइट ऑप्शन सी होगा। हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1937, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। रामदयालु सिंह जो थे प्रेसिडेंट थे और प्रोफेसर अब्दुल बारी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, राइट ऑप्शन डी होगा। व्हेन वाज द स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार एडॉप्टेड, तो बिहार का जो स्टेट सॉन्ग है वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। इसके गीतकार हैं सत्यनारायण और संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा, और इसको अपनाया गया था 2012 में, राइट ऑप्शन ए होगा। Which of the following महाजनपद्स did not situated into the present बिहार स्टेट रीजन, तो जो 16 महाजनपद थे उनमें से 3 महाजनपद मगध, अंग एंड बज्जी संख, ये तीनों बिहार में लोकेटेड थे, तीनों बिहार में सिचुएटेड रहे, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। एविडेंस ऑफ डोनेशन बाय विच सल्तनत रूलर हैज बीन फाउंड इन द जैन टेम्पल ऑफ राजगीर, फिरोज शाह तुगलक के, राइट ऑप्शन बी होगा। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ प्रांतपति मानसिंह के टाइम में, रोहतास, राइट ऑप्शन ए होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस बाय द नेम बिहार विभूति, एन सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज रिलेटेड टू गंडक रिवर,
तो त्रिवेणी गंडक से ही ओरिजिनेट होता है, तिरहुत, दोन ये सभी तीनों, मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। द फेमस मालमास फेयर ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये राजगीर में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, नन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन द नॉर्थ बिहार, तो मेची हो गई या फिर महानदी हो गई, ये दोनों ही जो है नॉर्थ बिहार में फ़्लो करती है। ये ओरिजिनेट करती है हिमालय से, नेपाल के हिमालय से ओरिजिनेट करती है और नॉर्थ बिहार में फ़्लो करती है। इसमें से जो अजय रिवर है ये साउथ बिहार में जमुई डिस्ट्रिक्ट में फ़्लो करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन द नॉर्थ बिहार, तो अजय, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अब घोघा लेक कटिहार में है, क्या घोघा लेक कटिहार में है, ये सही है। अनुपम लेक क्या रोहतास में है, अनुपम लेक जो है वो कैमूर में है, रोहतास में नहीं है, तो ये गलत है। सिमरी लेक सहरसा में है, ये सही है। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बी करेक्टली मैच्ड नहीं है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। वेयर इज द रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन बिहार, मधेपुरा में, मधेपुरा में, राइट ऑप्शन बी होगा। 2022 में वहाँ से 12,000 हॉर्स पावर के इंजन बने। द 3 डिस्ट्रिक्ट्स विथ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन बिहार वेयर रेस्पेक्टिवली, तो शिवहर की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, सेकंड पे आता है पटना, थर्ड पे आता है दरभंगा, राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा एडिटेरिया के फुल सिलेबस टेस्ट 1 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।